हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं उमेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है। हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, फिर बात करेंगे कि उस न्यूट्रॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब बच्चों आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई है वो बहुत ही लेट हुई है। इट वॉज डिस्कवर्ड वेरी लेट एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जेम्स चैडविक। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि जो न्यूट्रॉन की जो खोज हुई है बहुत ही लेट हुई है और इसकी खोज का जो श्रेय है बच्चों वो जेम्स चैडविक को जाता है, जिन्होंने 1932 में इसको डिस्कवर्ड किया था। मैं यहाँ पे इनका नाम लिख दे रहा हूं, जेम्स चैडविक। 1932 में इन्होंने बच्चों न्यूट्रॉन को खोजा। तो क्या सबसे पहले इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में बात किया था? तो ऐसा नहीं है बच्चों। भले इन्होंने न्यूट्रॉन को खोजा है लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने भी ये सोचा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई एक तरह का और भी पार्टिकल पाया जाता है। ऐसा कैसे हुआ बच्चों? जैसे मैं बात करूं रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे अगर उन्होंने किसी एटम के मास को मेजर किया तो उन्होंने ये पाया कि एटम का जो मास होता है एक्चुअल में जितना होना चाहिए उतना नहीं था, उससे ज्यादा था। देखिए कैसे, जैसे बात करते हैं जो सबसे पहले जो हमारा डाउट हुआ बच्चों वो ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए एक हीलियम का एटम लिया और एक हाइड्रोजन का एटम लिया। अब आपको पता है बच्चों हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2 और जो मास नंबर होता है बच्चों वो होता है 4। हाइड्रोजन की बात करें एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर बच्चों 1 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों जब रदरफोर्ड ने हीलियम और हाइड्रोजन के मास को कंपैरिजन किया तो क्या पाया कि मैं बात करूं यहाँ हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 2। प्रोटॉन कितने हैं? 2। क्योंकि आपने बेसिक में ये पढ़ा है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तभी एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे बच्चों जब मेरा एटम न्यूट्रल होता है। अब मेरा एटम न्यूट्रल नहीं है तो प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होगा, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो। कि हर केस में मेरा जो प्रोटॉन है वो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। लेकिन इन केस ऑफ आयनिक मतलब कैटायन या आयन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कभी भी एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होता है। तो हम बात करें बच्चों यहाँ पे हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। प्रोटॉन भी कितने हैं? 2 हैं। यहाँ हाइड्रोजन की बात करें बच्चों तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। ठीक है, और प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? आपके 1 है। अब बच्चों उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया, हीलियम और हाइड्रोजन के मास को कंपैरिजन किया तो क्या पाया? एक चीज और बच्चों, इसको बताने से पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं। आपको पता है किसी भी एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। फिलहाल मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। अभी हम लोग यहाँ न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। वो हमें पता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की वजह से होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ बात करते हैं जब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों वो उसका जो मास होता है उसको हम लोग नेग्लिफाई करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और जो भी मास होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम लोग मास मेजर करते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं, मतलब AMU में। एक प्रोटॉन का जो मास होगा बच्चों उसको हम लोग 1U लिखते हैं, 2 होता है तो 2U लिखते हैं, 3 होता है 3 प्रोटॉन होता है तो 3U लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं हीलियम में 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे 2U लिखेंगे हम लोग। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो यहाँ पे 1U लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद बच्चों जब इस दोनों हीलियम के एक एटम और हाइड्रोजन के एक एटम के मास जो हम लोगों ने कंपैरिजन किया तो क्या देखने को मिला कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हीलियम का एक एटम लेते हैं, ठीक है,
और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम ले, तो ये मास बराबर होगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों एटम का मास बराबर हो तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक और एटम लेंगे, क्योंकि जब एक हाइड्रोजन का मास होगा बच्चों, हाइड्रोजन की एक एटम का मास होगा 1u, तो जब दो हाइड्रोजन के एटम लेंगे तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा बच्चों, 2u, तो इधर भी 2u इधर भी 2u, मास बराबर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, क्या देखने को हमें मिलता है बच्चों, जब हम लोगों ने हीलियम का एक एटम लिया था और हाइड्रोजन का 2 एटम लिया था, फिर भी मेरा जो हीलियम एटम का जो मास वो ज्यादा था और हाइड्रोजन के 2 एटम का जो मास था वो कम था। ठीक है, उसके बाद बच्चों जब हम लोगों ने हाइड्रोजन का 4 एटम लिया, जब एक हीलियम का एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम ऐसे ही लिए, तो उस कंडीशन में हमें देखने को मिला कि अब जो मेरा दोनों मास है, हीलियम का मास और हाइड्रोजन के चारों एटम का मास क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आप बच्चों जानते हो कि हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है बच्चों, तो मास 2u ही होगा। यहाँ पे इस हिसाब से कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे कितना आ रहा है, 4u आ रहा है, 4u आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2u। तो पहला डाउट बच्चों साइंटिस्टों को यहीं से आने लगा। ठीक है, ये पहले तरह का डाउट है। दूसरा डाउट हम लोग और सिंपली समझ सकते हैं, कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कंपैरिजन करें, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने लिया हीलियम लिया, लिथियम लिया, बेरिलियम लिया, ठीक, इतने सारे एटम लिए। उस समय ये सारे एटम थे, इनके मास भी हमें पता था। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, यहाँ मैं लिख दिया हूँ एलिमेंट, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो होता है 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, और जो इसका मास होता है बच्चों वो होता है 4, लिथियम का होता है बच्चों 7 और बेरिलियम का 9। अब बच्चों मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप लोग जानते हो कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है। अभी न्यूट्रॉन नहीं खोजा गया है, याद रखिएगा, मैं उसी टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। तो किसी भी एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है। तो यहाँ पे अभी आपको बताया है 2 प्रोटॉन है तो 2u होता है, 3 प्रोटॉन है तो 3u, 4 प्रोटॉन है तो 4u, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से बच्चों हमारा जो एटॉमिक मास है वो 2u होना चाहिए था, ये 3u होना चाहिए था, ये 4u होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 9 है। 4u की जगह क्या है बच्चों, 9 है। यहाँ पे 3 की जगह क्या है, 7 है। 2 की जगह क्या है बच्चों, 4 है। यहाँ से दूसरा डाउट देखने को मिला। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। तो बच्चों इससे कंफर्म हो गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के अलावा कोई और भी पार्टिकल पाया जाता है जिसको बोला जाता है न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं डिस्कवरी कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले बच्चों क्या हुआ था, चैडविक साहब ने बच्चों जब बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया गया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास नंबर होता है बच्चों 9। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 2 और मास नंबर होता है 4। तो जब बेरिलियम पे हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई, इसी हीलियम के न्यूक्लियाई को बच्चों क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। याद रखिएगा, हीलियम के एटम को हम लोग नहीं बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अभी नीचे कर दूंगा, जरा अभी भी समझिए। जब हम लोगों ने बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई, तो यहाँ पे बच्चों हमारा एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ। न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट में क्या बना बच्चों, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12, और साथ में एक ऐसा पार्टिकल बना जिसपे चार्ज 0 था लेकिन मास प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ज्यादा था। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में
हम लोगों ने फिर से बोरॉन लिया, जिसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 5 और मास नंबर होता है 11। फिर से इस पे अगेन अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई गई, तो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट में हमारा नाइट्रोजन बना, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, मास नंबर होता है 14, और साथ में एक ऐसा पार्टिकल बना जिसपे चार्ज 0 था, लेकिन मास प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ज्यादा था। ठीक है बच्चों, ये जो मेरा पार्टिकल बना है बच्चों, उस पे चार्ज कैसा है, 0 है, मतलब ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने की वजह से इसका नाम बच्चों क्या हो गया, न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, ये क्या है, न्यूट्रल है पार्टिकल, इसी वजह से इसका नाम हो गया न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, मैं आपको ये बताने वाला था कि ये जो हीलियम है, हीलियम का जो न्यूक्लियाई है उसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। कैसे, एक बार देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम लोग हीलियम का एटम लेते हैं बच्चों, ये क्या है, हीलियम एटम। हीलियम का एटम है, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। ठीक है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 2, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम है तो जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों 2। प्रोटॉन कितने हो गए, वो भी 2 हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हीलियम का न्यूक्लियाई। ठीक है, हीलियम की न्यूक्लियाई की बात करें तो इसमें बच्चों जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, वो होता है कितना, 0। बताऊंगा मैं कैसे भी। और प्रोटॉन कितना होता है बच्चों, 2। होता क्या है बच्चों, अगर आपको पता है हम अगर एटम का स्ट्रक्चर बनाए हीलियम का, तो मान लीजिए ये आपका हीलियम है, ठीक है ना। प्रोटॉन तो यहाँ न्यूक्लियस में ही होगा, प्रोटॉन आपको पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं बच्चों, न्यूक्लियस में ही। और जो इलेक्ट्रॉन वो होता है बच्चों हमारा, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चों, 2। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है आपके। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल दिए, बाहर निकाल दिए। तो आपको पता है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 प्लस आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3 प्लस आएगा। क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि देने पे प्लस आता है और लेने पे माइनस आता है। ठीक है बच्चों, यही जब दोनों इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया तो ये क्या बचा बच्चों, हीलियम का न्यूक्लियाई, यही है आपका अल्फा पार्टिकल। तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग लिखते हैं बच्चों, तो ऐसे ही लिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हीलियम का एटम है। ठीक, कई लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये अल्फा पार्टिकल ही है। आप लोग इसको लिखो, फिर मैं बताता हूँ। ये आप लोगों ने लिख लिया, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली में हम लोग कई तरह से लिख सकते हैं अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 2, 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2, 4 और यहाँ पे 2 प्लस था, 2 प्लस ऐसे भी लिख दीजिए। बाकी अल्फा आपको पता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो ऐसा पार्टिकल जिसपे चार्ज +2 यूनिट हो और जिसका मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। ये हमारे बच्चों है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब कैसे देखने को मिला बच्चों, एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कैसे हमें पता कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होता क्या है बच्चों, जब जेम्स चैडविक ने बोरॉन का रॉड लिया और उस पे अल्फा पार्टिकल, थोड़ा और अच्छे से हम लोग इसको बना लेते हैं, इस पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई, यहां से कुछ रेज निकली बच्चों। जो रेज निकली बच्चों, तो यहां से मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां से क्या है बच्चों, रेज निकली। और जब इन रेज के आसपास जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये जो रेज है इसके पाथ में कोई भी डेविएशन नहीं देखने को मिला, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये जो रेज है उस पर चार्ज कैसा है, 0, मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मास की। तो जब इसी रेज को आगे बढ़ाया गया, तो सामने जब एक वैक्स रखा गया, ठीक है,
यही जब रेज आगे बढ़ी, ठीक है, आगे एक वैक्स था, तो यहां से प्रोटॉन शूट आउट हुआ, ठीक है, प्रोटॉन, क्योंकि ये इसमें कॉन्सेप्ट है, आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन के जो पार्टिकल होते हैं उनके पास मोमेंटम होता है। मोमेंटम मतलब आपने पढ़ा है मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बच्चे बोलते हैं, मोमेंटम, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रोटॉन का इजेक्शन हो रहा है, ठीक, शूट आउट हो रहा है। इससे कंफर्म हो गया कि जो न्यूट्रॉन है उसका मास होता है, और जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन पे। प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले एक बार जरा हम लोग न्यूट्रॉन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। द फंडामेंटल पार्टिकल which carry no charge and has mass nearly equal to that of प्रोटॉन, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंबल की, ठीक है। चार्ज की बात करेंगे तो 0, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अगर यहां मैं बात करूं मास की, ठीक है, तो यहां पे दो तरह से लिख सकता हूं। जो रिलेटिव मास होगा बच्चों वो होता है 1 u ही, ठीक है ना। और जो हमारा एक्चुअल मास होता है बच्चों न्यूट्रॉन का वो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और 1.675 इंटू 10⁻, इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना है बच्चों, -24 ग्राम, ठीक है। ये हमारा मास हो गया। अब बात करते हैं, अब इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज बच्चों मैंने कई बार बताया है, चार्ज और मास के रेशियो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। और ये बच्चों कितना होता है, ये भी 0 होता है। कैसे, तो आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन है उसमें चार्ज कैसा होता है, 0, और मास कितना होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो आप इस 0 में डिवाइड करो तो आपका ओवरऑल कितना है बच्चों, 0। समझ में आ गया। तो ये हमारी न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज हो गई। तो बच्चों इतना हम लोगों ने पढ़ा, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसा हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के पार्टिकल ऐसे हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उनके बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसी वजह से अभी हम लोग उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं। जब उनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी तो उनको भी हम लोग स्टडी में लाएंगे। वो कौन कौन से और पार्टिकल होते हैं मैं आपको बता दूं। याद रखिएगा, एक चीज नोट में लिख लीजिएगा कि जो हमारा कॉमन फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। आराम से समझिएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो जैसा कि मैंने और बताया है कि और भी कई तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं एटम के अंदर, उनको बच्चों बोला गया अनकॉमन फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है।
वो कौन कौन से बच्चों, जैसे मैं आपको कुछ नाम बता दे रहा हूँ, जैसे मेजॉन। मेजॉन बोला जाता है बच्चों कि जो मेजॉन होता है बच्चों, वो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाया जाता है, और मेजॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। याद रखिएगा कि जो हमारा मेजॉन होता है वो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद बच्चों हमारा न्यूट्रॉन, ऐसा पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर हो लेकिन चार्ज अपोजिट हो, मतलब पॉजिटिव। ठीक है। अगला है एंटी प्रोटॉन, मतलब ऐसा पार्टिकल जिसका मास प्रोटॉन के बराबर हो लेकिन चार्ज अपोजिट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी प्रोटॉन। उसके बाद हमारे दो और ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूट्रिनो है और एंटी न्यूट्रिनो, मतलब ऐसे पार्टिकल जिनका मास इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है और जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। और इसको साथ में भी बोल सकते हैं घोस्ट पार्टिकल, घोस्ट पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों ये जो दोनों पार्टिकल हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। ठीक है ना। ये हमारे अनकॉमन फंडामेंटल पार्टिकल हो गए, हमारे कॉमन फंडामेंटल पार्टिकल हो गए। एक चीज और इसमें याद रखिएगा बच्चों, कई बार ऐसे क्वेश्चन ऐसे आपके एकेडमिक लेवल पे एग्जाम में आ सकते हैं कि बोलता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन दोनों में से सबसे हैवियर पार्टिकल कौन सा है, तो याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन इज अ हैवियर पार्टिकल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।